Hello dear students, welcome back on our online educational platform सफलता डिजिटल। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि बहुत ही जल्दी हम आपके लिए हिंदी मीडियम्स की लेक्चर्स क्लासेस लेकर आने वाले हैं, तो ऑन दैट कमिटमेंट आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के लेक्चर्स के लिए। यस डियर स्टूडेंट्स, आज से हम हिंदी मीडियम्स के बच्चों के लिए कक्षा 10वीं साइंस के लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हमारा हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट जो चैप्टर है वह हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, अम्ल क्षार व लवण से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सब रेडी हो? मैं सोचता हूँ आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम के भी लेक्चर देख लिए होंगे, लेकिन यदि वो देख लिए हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन्हें भी देखना चाहते हैं कि हम प्रॉपरली हिंदी मीडियम के ही हमें लेक्चर मिलना चाहिए, तो उस कड़ी में हमने आप लोगों के लिए शुरू कर दिए हैं हिंदी मीडियम के लेक्चर्स। सो बिना किसी देरी किए हम हमारे लेक्चर शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 2, पाठ का नाम है अम्ल क्षार व लवण, लेक्चर नंबर 1। यस डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने चैप्टर है अम्ल क्षार व लवण, अध्याय 2। अब इसमें देखो पूरा हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ इंग्लिश टर्म्स। लेकिन मैं आपसे पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अधिकतर जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही याद रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे जाने वाले, अभी तो ठीक है कि ये लोकल क्लास है, 10वीं क्लास है, 11वीं में, 12वीं में, अभी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, और इंग्लिश की आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन ये है आपको कि आप अपने इंग्लिश पर कमांड कीजिए। टर्म्स आपको इंग्लिश में याद करनी चाहिए। यदि यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है तब भी आपको इंग्लिश में ढूंढना चाहिए कि इंग्लिश में इसको कहते क्या है, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में आपको ये टर्म इंग्लिश में ही याद करनी है। तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उस समय पर आप ऐसी कंडीशन में होंगे कि आपको बहुत दिक्कत आएगी कि मैं हिंदी में याद करूं या इंग्लिश में याद करूं। इसलिए आप बहुत थोड़ा थोड़ा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं टर्म्स से कम कम याद कीजिए, ज़्यादा नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा याद करिए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ आप इंग्लिश में शुरू करिए। हमें एक स्टेप आगे बढ़कर हमारी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हो इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के युग में, जहाँ पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है। हम हमारी एजुकेशन को, जो नॉलेज हमारी है, हम दूसरे को कैसे दे पाएंगे इफ़ वी डोंट नो अबाउट ABCD ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, यदि हम ABCD मीन्स हम इंग्लिश में बोलना जानते हैं थोड़ा सा, तो हम हमारे नॉलेज को दूसरों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का। आप कितना इंग्लिश बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात में नहीं जाकर केवल इतनी सी बात कहना चाहूँगा आपसे कि आप कुछ थोड़े थोड़े जो आपके टर्म्स हैं छोटी छोटी, इसमें उनको इंग्लिश में याद रखना शुरू कीजिए। कोशिश करिए, दबाव नहीं देना है, बिल्कुल इजी गोइंग में, नेचुरल वे में करना है। बहुत थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं, ये कोई कठिन काम नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार व लवण। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर चैप्टर है, मैं पढ़ रहा हूं यहां से। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल व क्षार के कारण होता है। ठीक है, अम्ल के कारण होता है भोजन का स्वाद खट्टा, ठीक है, और क्षार के कारण भोजन का स्वाद होता है कड़वा। ये हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया है। हमारी पिछली कक्षा 5, 6, 7, 8, 9
बहुत पढ़ा है हमने इसमें, साइंस की किताबें इनसे भरी हुई थी, हर क्लास की साइंस में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ था। तो अम्ल के कारण भोजन कैसा होता है? खट्टा। क्षार के कारण कैसे होता है? कड़वा होता है। ठीक है, याद रहेगा ये। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होता है, अत्यधिक भोजन, कभी कभी हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ठूंस लेते हैं, तो फिर कहते हैं कि अरे मेरा तो पेट में अपच हो रहा है। ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा भोजन कर लिया तो गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें से एसिड ज़्यादा बनता है हमारे स्टोमच में, हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है। तो वो एसिड ज़्यादा बन जाता है तो वो उस अम्लता के कारण, बढ़ी हुई अम्लता के कारण अपच जैसी समस्या हो जाती है, भोजन पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती है, हमको दर्द सा फील होती है, जलन सी होती है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं उसके लिए? इसके लिए हम नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा आपके घरों में होता है, नींबू तो होता ही है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा बोलते हैं जिसे सिंपल में, हर घर में होता है ये। ठीक है, तो आप उसको बेकिंग सोडा का पानी मिलाकर पी सकते हैं। नींबू पानी में खाने का सोडा मिला दिया और उसको पी गए, कुछ ही मिनटों में आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी, दर्द और जलन कम हो जाएगा। तो ये नेचुरल जो दवाइयाँ हैं ये हमारे घरों में, रसोइयों में उपलब्ध है। आगे पढ़ते हैं। उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? यदि किसी को बताना है आपको, आप क्या ध्यान रखेंगे कि भाई एसिडिटी हुई है, तो कोई कहे आपको यार मेरे अपच हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारें हो रही है, तो आप क्या बताओगे उसको? आपको पहले ये ध्यान होना चाहिए कि एसिडिटी कैसे होती है। एसिडिटी का मतलब है पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो अम्ल ज़्यादा बन रहा है। अम्ल ज़्यादा बन रहा है तो यदि हम क्षार डालेंगे हमारे पेट के अंदर, क्षार पिलाएंगे, तो ये जो क्षार डालेंगे ये क्षार अम्ल से मिलकर उसको उदासीन कर देगा। तो उदासीन कर देगा तो हमारे पेट का दर्द कम हो जाएगा, जलन कम हो जाएगी। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। यदि क्षारीयता ज़्यादा है तो अम्ल डालना पड़ेगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और यदि अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और हमें उसे उदासीन करना है तो हमें उसमें क्षार डालना पड़ेगा। अम्ल ज़्यादा है तो क्षार डालना पड़ेगा, क्षार ज़्यादा है तो अम्ल डालना पड़ेगा उदासीन करने के लिए, ज़्यादा अम्ल या ज़्यादा क्षार के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोबारा समझ लो आप। यदि ज़्यादा मात्रा में अम्ल है तो उसे उदासीन करना है। क्या करना है? उदासीन। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? क्षार का प्रयोग किया जाएगा। ओके। और यदि क्षार है ज़्यादा और क्षार को क्या करना है? उदासीन करना है, यानी कि क्षार के प्रभाव को कम करना है उदासीन करने से मतलब। तो क्या मिलाया जाएगा? अब क्या डाला जाएगा? अम्ल डाला जाएगा उसके लिए, उदासीन करने के लिए, यानी कि उसके प्रभाव को कम करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला पॉइंट है, याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। खुशबू से पता लगा लेते थे। जब बचपन में जैसे इमली होती है, नींबू होता है, खट्टी खुशबू आती है तो पता लगा लेते हैं हम कि ये तो खट्टी चीज़ है, यानी कि ये तो एसिड वाली चीज़ है। ठीक है। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद रखना है प्यारे बच्चों कि अम्ल के गुण पूछा जाए आपसे। क्या पूछा जाएगा? अम्ल के गुण। तो पहली चीज तो क्या? खट्टा। ठीक है। दूसरी चीज यह नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है। काय में चेंज कर देता है? लाल में चेंज कर देता है। बात समझ में आ रही है आपके? जबकि क्षार जो हैं ये कैसे होते हैं? कड़वे। और लाल लिटमस को
ये है, किस में बदल देते हैं, नीले लिटमस में बदल देते हैं। बात समझ में आ रही है? अंतर दोनों का याद हुआ आपको कि अम्ल के गुण पूछा जाए आपसे कि खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है। और नंबर 3 एक और याद कर सकते हो यहाँ पर, जल में विलेय, यानी कि ये जल में घुल जाते हैं। इसी तरीके से क्षार का भी, ये भी जल में विलेय होता है, यानी कि जल में घुल जाता है। ठीक है, क्षार कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करता है, और नीले लिटमस और जल में विलेय होता है। इसी तरीके से अम्ल के आगे पढ़ेंगे अब हम। देखिए, जबकि क्षारों का स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, ये इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, जो रंग बदलने को बताता है ये। ठीक है, रंग क्या रंग चेंज हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी हमारे हाथों में आ जाती है, रंग चेंज हो जाता है, पीला रंग हो जाता है उसका, हल्दी का रंग पीला होता है। इसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, सब्जी का दाग लग जाता है, ठीक है, तो उस पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, साबुन जो लगाते हैं, साबुन की नेचर कैसी होती है, क्षारीय। ठीक है, साबुन कौन सी प्रकृति का होता है प्यारे बच्चों, बेसिक प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ध्यान रखना है, साबुन हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तब उस धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। उसी कपड़े को जब वापस अधिक मात्रा में जल से धोया जाएगा तो वह लाल भूरे के स्थान पर वह कपड़ा कैसा हो जाता है, वापस पीले रंग का हो जाता है। वो धब्बा जो आया सब्जी का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, संश्लेषित सूचक मतलब प्रयोगशाला में बनाए गए सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं कुछ ये। ठीक है, हल्दी तो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। उसी तरीके से सिंथेटिक कौन सा है, मेथिल ऑरेंज। सिंथेटिक का मतलब होता है प्रयोगशाला में बनाया हुआ। एवं फिनोप्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, यार भाई चैप्टर का नाम ही अम्ल क्षार है, इसीलिए हम पढ़ेंगे क्या, अम्ल और क्षार के बारे में ही तो पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हमें जानकारी होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जब हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों का, भौतिक गुणों का, इनके ये कैसे एक दूसरे से क्रिया करते हैं, कैसे एक दूसरे को उदासीन करते हैं, दूसरे केमिकल से कैसे क्रिया करते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाली और उपयोग में आने वाली और रोचक वस्तुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए, अम्ल और क्षार का हमारे जीवन में की दैनिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम भी खुद पीएच से ही चल रहे हैं, मतलब अम्ल और क्षार की मात्रा हमारे शरीर में निश्चित होनी चाहिए, जो फिक्स है, उससे कम या ज़्यादा बैलेंस होगा। पानी में अम्लता की मात्रा फिक्स है, उससे ज़्यादा अम्ल या क्षार हो जाएगा तो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, उसमें जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे, ऐसे पानी से पेड़ पौधे भी नहीं पनप पाएंगे, न हम पी सकते हैं उसको। ठीक है, तो किसी भी केमिकल में, किसी भी विलयन में जो हमारा यूज आ रहा है, उसमें अम्ल और क्षार की मात्रा फिक्स होती है। यदि उससे अम्लीय कम या ज़्यादा होती है मात्रा, तो फिर उससे हमारे दैनिक क्रियाकलाप पर, हमारे जीवन शैली पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है,
यहाँ दिख रहा होगा आपको, मेरे कर्सर की जगह पर देखिए आप, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस कैसा है? ये बैंगनी रंजक का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से, लिचेन है इंग्लिश में, लाइकेन बोलते हैं इसको, लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ये लिटमस कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन नामक एक पौधा होता है, उससे निकाला जाता है। पूछ सकते हैं आपको कि भाई लिटमस क्या है, ये कौन सा रंग होता है, निकाला किससे जाता है? तो लिटमस क्या है? सूचक है और बैंगनी रंग का होता है, जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलियन जब उदासीन होता है, मतलब न तो जब ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है, उस समय लिटमस का रंग बैंगनी होता है। याद रखना है हमको, लिटमस का रंग साधारण परिस्थितियों में, उदासीन परिस्थिति में कैसा होता है? बैंगनी। ठीक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम आदि कई फूलों की रंगून पंखड़ियाँ किसी विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, क्योंकि इनमें जो कलर हैं इनकी पत्तियों में, वो किसी न किसी अम्लीय क्षार की उपस्थिति के कारण ही है। कलर इंडिकेट करते हैं इंडिकेटर्स को, सूचक को। ठीक है। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कलर को इंडिकेट करते हैं वह इंडिकेटर कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, जिन्हें अम्ल क्षार सूचक भी कह देते हैं। देखिए, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है आपके पास। यदि आपको 3 परख नलियां दी गई है, ये 3 परख नलियां हैं ऐसे कांच की, देखिए ये कांच की 3 परख नलियां आपको दी गई है। इनमें से एक में आश्वित जल, आश्वित जल का मतलब होता है बिल्कुल साफ जल, यानी कि डिस्टिल वाटर। ठीक है। जिसे हम, जैसे आप बोलते हो उसको आरओ वाटर भी बोल सकते। ठीक है। आरओ भी एक तरह का डिस्टिल वाटर ही होता है। ठीक है। एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय, इसमें तो कौन सा? आश्वित जल, और इसमें अम्लीय विलियन, और एक में क्षारीय विलियन दिया गया है। ये 3 भरे गए हैं इसमें इस तरीके से। एक में आश्वित जल दिया गया है, एक परख नली में अम्लीय विलियन दिया गया है, और एक परख नली में क्षारीय विलियन दिया गया है। तो अब हमें, आपको पता नहीं है कि इसमें किसमें उदासीन विलियन है, यानी कि किसमें आश्वित जल है, किसमें क्षारीय विलियन है और किसमें अम्लीय विलियन है। टीचर ने दिया आपको, आपको पहचान कर ली है, थ्योरी में पढ़ा दिया आपको टीचर ने कि यदि लिटमस पेपर डालेंगे तो अम्लीय विलियन होगा तो नीले को लाल कर देगा, और क्षार होगा तो क्षार नीले को लाल नहीं करेगा, यानी कि कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन उसी में जब लाल लिटमस डाला जाएगा तो लाल लिटमस वो नीला हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस विलियन में यह क्षारीय विलियन है। लिटमस पेपर से ही हम पता कर पाते हैं कि कौन सा विलियन उदासीन है, कौन सा विलियन क्षारीय है। क्वेश्चन को पढ़ूंगा मैं। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, कौन सा? लाल लिटमस पत्र, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है।
तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लाल लिटमस पत्र दिया गया है, लाल से कैसे करेंगे आप, अभी हमने पढ़ा है, उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करके देखिए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगा। यह मैं आपको इसलिए करने के लिए दे रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा लिटमस किसके साथ कौन सा रंग देगा, इसलिए ये आप लोगों को करना है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके अलावा धातु के साथ देखिए ये दिया गया है, अम्ल हमेशा धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये याद रखना है कि अम्ल प्लस धातु, तो ये क्या बनाएंगे, लवण प्लस H2 गैस बनाएंगे। ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यही इसका टॉपिक था कि भाई अम्ल और क्षार, ये देखिए अम्ल व क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो अम्ल तो क्या बनाएंगे, धातु प्लस अम्ल प्लस धातु इक्वल टू, ये देखिए ये अम्ल है और ये धातु है, ये लवण बना और ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसी तरीके से क्षार भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्षार प्लस धातु इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल और क्षार धातु से समान तरह से क्रिया करते हैं, दोनों ही लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो देखिए आप, मैं इसके उदाहरण बताऊंगा आपको अम्ल के साथ धातु की क्रिया का। देखिए ये अम्ल है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, और ये है धातु जिंक, ये अम्ल है और ये धातु है। तो देखिए क्या बनाएगा, ये बनेगा लवण ZnCl2 प्लस H2 गैस, और इसको यहाँ से संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो देखिए ये लवण है और ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसी तरीके से क्षार के साथ देखिए, ये एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, यहाँ पर आप देखिए नीचे ये NaOH प्लस Zn, देखिए आप ये क्षार है, NaOH है क्षार और Zn क्या है, धातु। तो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, एंड यहाँ पर H2 गैस जनरेट हो रही है। तो अम्ल और क्षार दोनों धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अगला टॉपिक आएगा, कोई सा भी अम्ल हुआ, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जैसे अपन ने H2SO4, एक और अम्ल का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, प्लस Zn ही ले लिया हमने धातु। तो अब क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या बचा यहां पर, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई सा भी अम्ल, याद रखना है आपको, कोई सा भी अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी तरीके से क्षार भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है, ये देखिए आप, धातु कार्बोनेट, याद रखना है आपको कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही यदि किससे क्रिया करेंगे, अम्ल से, तो ये लवण हमेशा जल और CO2 गैस बनाएंगे। क्या क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको यहां पर आसानी से कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी अम्ल से क्रिया करेंगे यह हमेशा लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और CO2 गैस बनाएंगे। याद रखना है आपको, फिक्स कर लेना है दिमाग में कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से कोई सा भी अम्ल हो सकता है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और CO2 गैस बनाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल, बहुत सावधानी से समझना है प्यारे बच्चों, याद रखना है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को, ये जो लिखे हुए हैं इसमें कई तरह की चीज़ें लिखी हुई है, इन्हें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आपको यहीं से सीधा समझा रहा हूँ। याद रखना है आपको कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए कार्बोनेट किस किस रूप में हो सकता है। यहां पर ये जो बता रखा है, ये इस तरीके से जो एक उदाहरण दे रखा है, देखिए आपके यहां पर सोडियम कार्बोनेट है। ये पहला उदाहरण जो है इसमें लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख सकते हो आप अपनी कॉपी और अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, इससे लिखोगे आप तो आपको अच्छा लगेगा, याद होगा ये। ठीक है, भूलोगे नहीं नाम आप इनका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। जब ये दोनों क्रिया कर रहे हैं तो देखो ये लवण है NaCl, ये क्या है? लवण। और इस लवण का नाम क्या है? NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड। ये वही लवण है जिसे हम नमक के रूप में खाते हैं, साधारण नमक सब्जी में, खाने में डालते हैं हम इसको। ठीक है ना, ये वही लवण है। ये जल है H2O और ये CO2 है। अगला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, और ये है अम्ल, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, NaCl बना, H2O बना और CO2 गैस बन रही है। सेम काम हो रहा है, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो। अब ये सोडियम की जगह कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी धातु कार्बोनेट हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ कोई सोडियम का एग्जाम्पल दे दिया तो आप केवल सोडियम का याद करोगे, कोई सा भी धातु कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, अब कार्बोनेट किस किस रूप में हो सकते हैं? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण है ये। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? सोडियम कार्बोनेट ऊपर, अब ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कोई सा भी कार्बोनेट हो सकता है, कोई सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ऊपर दे दिया तो वही फिक्स है, कोई सा भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस किस रूप में हो सकता है? चूना पत्थर के रूप में हो सकता है, खड़िया के रूप में, चौक जिसे बोलते हैं, संगमरमर मार्बल के रूप में हो सकता है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। बार बार वही चीज आ रही है, देखो
धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बन, कार्बोनेट अम्ल, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वह इसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, और कोशिश करिए आप लोग कि आप समझकर करने की कोशिश करें इसको। ठीक है, आप जितना समझेंगे इनको, इन वीडियोस को, जितना इंटरेस्ट से आप लोग इनको देखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट से देखेंगे और साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाएंगे, खुद हाथों से लिखेंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में परमानेंटली फिक्स होने वाली है। लेकिन ये काम आपको ही करना पड़ेगा, नोट्स आपको ही बनाने पड़ेंगे, ध्यान आपको ही देना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ध्यान नहीं देगा। आपके घर वाले मम्मी पापा आपसे कह सकते हैं कि भाई क्लासेस ज्वाइन करो, वीडियो देखो, उसके अलावा वो कुछ नहीं कहेंगे। पूछ सकते हैं कि बेटा आपकी क्लासें कैसे चल रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बाकी एफर्ट आपको करना है, ठीक है ना। इसलिए आप खुद से चोरी मत करिए, खुद से झूठ मत बोलिए। यदि आप क्लास लेते समय कोई और काम करने लग जाते हैं और अलग तरह का वीडियो देखने लग जाते हैं, गाना सुनने लग जाते हैं, या फिर कोई और काम करने, गेम खेलने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से चोरी कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, आप वैसे ही बिहेव करिए जैसे कि आप स्कूल में पढ़ने जाते थे। आप अपनी दैनिक रूटीन बना लो इस तरह का कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, नहा धो के कंप्लीट होना है, 7:30 बजे मुझे स्कूल जाना रहता था। उसी तरीके से एग्जैक्ट सुबह 7:30 बजे आप अपनी वीडियो क्लासेस देखने बैठ जाएं। शांत रूम में अपने मम्मी पापा से कह दो कि भाई ये समझिए मैं स्कूल में हूँ, कमरा आप बंद कर लो, मना कर दो किसी से, कोई मेरे रूम में नहीं आएगा। और जैसे स्कूल में दिनचर्या रहती थी उसी तरीके से आप लोग अपने शेड्यूल बनाएं घर पर। आधा घंटा आपने एक वीडियो को देखा, आधा घंटा एक वीडियो को देखा, आधा घंटा एक, आप टाइम बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से नोट्स बनाते हुए वीडियो को देखिए। आप थक जाएं 1-2 घंटे बाद आप पानी पीजिए, पानी की बोतल रख लीजिए साथ में, 10-15 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर वापस बैठ जाओ। आप जैसे हम स्कूल में लंच करते थे उसी तरीके से आप वापस बैठ सकते हैं। तो वी हैव टू गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन, वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन अवर लाइफ। हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है जैसे हम स्कूल में करते थे, तब जाकर ऑनलाइन पढ़ाई आपकी सक्सेस हो पाएगी। आप ऐसे टाइम पास ही देखेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। फिर आपका भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करने को तैयार रहता है। आप ये सोचते हैं कि अरे कि ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा है कुछ भी इससे, तो सपने में ही सोचते रहेंगे आप, करे स्कूल जाएंगे, न जाने कब कंडीशन सही होने वाली है और आप लोग न जाने कब स्कूल जाने वाले हो, पता नहीं। लेकिन तब तक आप लोगों का बहुत लॉस होने जा रहा है, लॉस कर रहे हो आप अपने आप का। इस टेक्नोलॉजी के टाइम में जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हमें उसको गेन करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। आप अदर वीडियो देखना छोड़ दो। बोर्ड क्लास है प्यारे बच्चों, आपके 10th क्लास है आपकी, जरूरी नहीं कि परीक्षा हो ही सही, ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है नॉलेज। बिना नॉलेज के आप जब स्थितियां ठीक हो गई, 12वीं, चलो इस साल भी आप प्रमोट हो जाओगे, अगले साल प्रमोट हो जाओगे, 12वीं प्रमोट हो जाओगे, लेकिन तब कभी तो स्थिति सही होगी ना। लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, आप ऐसे ही अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाओगे। पढ़ना आता है लेकिन नॉलेज कुछ है नहीं। नॉलेज तो किताबें आप पढ़ोगे, ढंग से एफर्ट डालोगे, आपके पास साधन है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। करिए, आप खुद से झूठ मत बोलिए, खुद को धोखा देने की कोशिश मत करो। जैसे स्कूल में पढ़ते थे उसी तरीके का टाइम टेबल बना लो और उतने ही घंटे आप घर पे कम से कम पढ़ने बैठे, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बस टाइम पास के रूप में वीडियो लेक्चर से देख रहे हो। आप ये सोचिए कि मैं मेरे मकान में मेरे कमरे के अंदर स्कूल में बैठा हुआ हूँ, सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, और फिर ये रेगुलर करिए आप,
और आपको 2-4 दिन में आपको रिजल्ट नजर आने लगेगा कि कितना अच्छा मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।